टोटल परिवार जो है एक ही रूम लेकर और एक ही रूम में रहते थे। आप सोच सकते हैं। अनिल जी, बहुत हमें खुशी है कि ये सौभाग्य है कि आप भी अनिल जी हैं और मैं भी अनिल कुमार, मतलब साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार देने वाला दोनों। तो उन छात्र यह सच ही कहा गया है कि यदि आपके पास सफल होने का जुनून हो तो आपको कठिनाइयाँ कभी नहीं रोक सकती। आज हम जहाँ मौजूद हैं वो एक ऐसे शख्स का घर है जहाँ से वो सफलता को एक नई उड़ान दी है। आपको बता दें कि इनकी सफलता के पीछे काफ़ी एक बहुत बड़ा जो है कठिनाइयाँ थी और उस कठिनाइयों को पार करके आज ये जो है सफल हुए हैं। आपको बता दें कि इनका चयन जो है बीपीआरओ के पद पर हुआ है। बीपीआरओ मतलब ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर के पद पर हुआ है। सर, सबसे पहले तो आपको हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज आप सफल हो गए हैं। सफलता के बाद माना जाता है कि काफ़ी हर्षोल्लास की स्थिति होती है। तो सफलता के बाद आपको एक कैसी प्रतिक्रिया आई और अपने घर में आप सबसे पहले किसको अपनी प्रतिक्रिया जो है व्यक्त की है? जी देखिए, इस सफलता के प्रति मैं आश्वस्त था। इससे पहले मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका था, असफल था, लेकिन इस 64वीं बीपीएससी में मुझे पूरा आत्मविश्वास था कि मेरा चयन होगा। और जब ये रिजल्ट आया तो सबसे पहले मैं पहले से ही सोच रखा था कि अपनी माँ को अपनी खुशी का इजहार करूंगा, क्योंकि ये अचीवमेंट मेरी माँ का ही है, मेरे पिताजी का है। तो सबसे पहले मैंने अपने पिताजी और माँ का चरण स्पर्श किया और पूरे परिवार के साथ इस क्षण का एंजॉय किया। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं कोई व्यक्ति जब सफल हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो उसके यहाँ एक खुशी का ऐसा लहर है कि वो पहली बार एक महसूस होती है। आपको बता दें कि आप अगर अंत तक बने रहते हैं तो आपको ये हम बातें सिर्फ करेंगे कि सर की एक स्ट्रेटजी क्या है, किस प्रकार से इन्होंने एक सफलता हासिल की है। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मेन पॉइंट को चर्चा करने वाले हैं, तो आप लगातार अंत तक बने रहिए। सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, आप अभी शायद शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। जी हाँ। आपको बता दें सभी दर्शक कि ये जो अनिल कुमार पासवान जी हैं, 10 साल पहले इनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि ये लोग, इनके टोटल परिवार जो है एक ही रूम लेकर और एक ही रूम में रहते थे। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थितियाँ थी, लेकिन एक कड़ी मेहनत ऐसी चीज़ होती है जो कड़ी मेहनत के फलस्वरूप इन्होंने आज इतने मुकाम तक पहुँचे हैं। तो हम सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, जो गरीब छात्र हैं, जो लगता है कि पढ़ नहीं सकता है, तो उनके लिए आप एक सुझाव क्या दे सकते हैं? और साथ साथ हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे भी गरीब छात्र हैं जिनको बीपीएससी की तरफ आना, उनको लगता है कि हम बहुत पहाड़ी एक तो बहुत बड़ा जो है परीक्षा हम दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आप उन लोग के लिए क्या सलाह देंगे, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं खुद ही एक वंचित तबका से आता हूँ, वंचित समाज से, और मैंने जो तैयारी किया इस दरमियान पाया कि धन बहुत मायने नहीं रखता, बाधा नहीं रखता। ठीक है, बाधा धन की नहीं है, आपके तन और मन में ये उड़ान होनी चाहिए। एक शेर मुझे हमेशा याद रहता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल। तो अगर हौसला है तो गरीबी कोई मायने नहीं रखती। मैं सभी जो भी हमारे छात्र हैं, यूथ हैं, उनको चाहूँगा कि आप लगें, कोई धन मायने नहीं रखता, आपको ये आड़े नहीं आता। ठीक है, आप तन और मन से लगेंगे, सफलता एक दिन आपका कदम चूमेगी। एक और लाइन निवेदित करूँगा मैं, और अनिल जी, बहुत हमें खुशी है कि ये सौभाग्य है कि आप भी अनिल जी हैं और मैं भी अनिल कुमार, मतलब साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार देने वाला दोनों। तो उन छात्रों के लिए कि निगाहों में मंजिलें थी, गिरता रहा, संभलता रहा। निगाहों में मंजिलें थी, गिरता रहा, संभलता रहा। हवाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन आंधियों में भी मेरा चिराग जलता रहा। आंधियों में भी मेरा चिराग जलता रहा। कठिनाइयाँ जो हैं, कठिनाइयों को चीर करके, बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना है। हाँ बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि अभी जो गरीब छात्र हैं उनके लिए सर ने जो सुझाव दिया काफ़ी एक लाभदायक और परिपूर्ण है। अब आपको बता दें कि लगातार हम बीपीएससी के जो सफल अभ्यर्थी हैं
उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। और आज का इंटरव्यू सबसे बिल्कुल अलग है। आपको बता दें कि हम कुछ पॉइंट नोट किए हैं जो सिर्फ आपके लिए हैं, और उस पॉइंट को ही पूछेंगे, और बाद इसके बाद जो है आपका सारा एक मेन जो लाभदायक जो चीज़ें हैं उसी को देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे एक हम पॉइंट नोट किए हैं सर कुछ, जो जिसमें पहला पॉइंट है कि प्रिपरेशन के दौरान आप कैसे अपने आप को एक तरह से संयमित रखे थे, इसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताइए। प्रिपरेशन के दौरान जो संयमित होने की बात है, तो सबसे पहला तो आपके घर में वैसा माहौल होना चाहिए। मेरे अभिभावक, मेरे माँ पिता द्वारा हमेशा ये माहौल दिया गया, ठीक है। मेरी पढ़ाई के साथ उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया, न हमें किसी कार्य के लिए उन्होंने कभी कहा। तो एक तो ये प्लस पॉइंट रहा मेरे लिए, और दूसरी है कि मैं चूँकि विद्यालय भी जाता था, तो अपने लिए विद्यालय में भी अगर बच्चों को पढ़ाने के बाद जो समय मिलता था उसका मैं सदुपयोग करता था। घर पे आता था तो भी मैं सदुपयोग करता था और संयमित रहता था। एक चूँकि मुझे मेरे अंदर जो आत्मविश्वास थी कि मैं एक दिन सफलता ज़रूर पाऊँगा, उसी आत्मविश्वास ने मुझे संयमित भी बनाए रखा। हाँ, नेक्स्ट एक प्रश्न है सर, आपकी पढ़ाई के दरमियान कौन कौन सी समस्याएं आई? क्योंकि हर गरीब छात्र के बीच जो है एक समस्याएं आती हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो एक गरीबी और एक तबके वर्ग से आते हैं वो सफल हो। तो इसके बारे में सर कुछ सुझाव दीजिए। जी देखिए, अगर बीपीएससी की मैं बात करूं तो यहाँ समस्याओं की सबसे पहले तो विषय चयन में होती है कि बहुत सारे छात्र हमसे मिलते भी हैं, इंटरेक्शन करते हैं कि सर हम कौन सा विषय लें। तो विषय को लेकर के पहली की समस्या है कि हम विषय कौन सा रखें। तो हमारा सलाह यही रहता है कि जिस विषय में आपकी रुचि हो वो विषय रखिए। और जो समस्याएं हैं पाठ्य सामग्री को लेकर के है, तो आजकल पाठ्य सामग्री बहुत सारी हैं मार्केट में, लेकिन कुछ चुनिंदा पाठ्य सामग्रियों को अगर अपनाया जाए, जैसे अगर हम राजनीति शास्त्र की बात करें, भारतीय संविधान की, तो लक्ष्मीकांत की बुक है, ठीक है, बहुत उपयोगी है छात्रों के लिए। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 6 से 12 तक पढ़ी जाए तो वो काफ़ी लाभदायक है। तो छात्रों को यही विषय चयन और पाठ्य सामग्री को लेकर के समस्याएं होती है। तो ये सभी चीज़ें हम प्रेफर करते हैं हमेशा कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ें, वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अगर एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो अगर आप पढ़ते हैं, या पॉलिटी के लिए अगर बात करें तो एम लक्ष्मीकांत की, चूँकि अगर यूपीएससी और साथ साथ जो अगर पीसीएस की बात करें तो लगभग हर स्टूडेंट्स के पास जो है बुक्स मौजूद होती हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न है कि आपने अपनी स्टडी के लिए क्या स्टडी मटेरियल यूज किए, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे जो बीपीएससी के अगर सिलेबस से आप रूबरू हैं ही, तो बीपीएससी का जो सिलेबस है तो उसमें 4 पेपर होते हैं मेंस में। तो प्रथम पेपर जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर होता है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, स्टैटिक्स होता है। इसके लिए मैंने नमन का, है ना, बुक लिया था, जिसमें पिछले 10 सालों तक का क्वेश्चन और सॉल्व क्वेश्चन मतलब आंसर था उसका, तो वो काफ़ी लाभदायक मेरे लिए रहा। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह है। जीएस पेपर 2 के लिए भी वही रणनीति मैंने अपनाई। नमन का बुक है, या बहुत सारे मार्केट में अच्छी गाइड्स उपलब्ध हैं, मैंने बीपीएससी गेट पर जा कर के लिया हुआ था। तो उसमें मुझे नमन का काफ़ी पसंद आया था और अच्छी मटेरियल्स उसमें दी गई है, जो भी डेटा वगैरह है अप टू डेट डेटा दिया गया है, ठीक है। तो वो मेरे लिए लाभदायक रहा। और जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो मेरे पास पहले से मौजूद है। और राजनीति शास्त्र के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत का वो जो 5म संस्करण उस समय था, अब तो 7म संस्करण आ गया होगा, वो काफ़ी लाभदायक है। और वो काफ़ी पुस्तक जो है आपको अप टू डेट रखती है, राजनीति की समझ भी और संविधान की समझ उससे काफ़ी बढ़ती है। अच्छा सर, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने जो बुक्स लिस्ट बताया उसमें आपका ऑप्शनल पेपर क्या था? जी, मेरा ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है। जी, तो ज्योग्राफी के लिए कौन सा पब्लिकेशन का आप मतलब बुक्स पढ़ते थे? जी, ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह का भौतिक भूगोल बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, एक मानक पुस्तक है।
और भारत का भूगोल के लिए माजिद हुसैन की पुस्तक काफ़ी लाभदायक है। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि खास तौर पर जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उसमें डायग्राम और साथ साथ मैपिंग का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या ये आप इसके लिए एक तरह से क्या करते थे, क्या अपना स्वयं का नोट्स बनाते थे? जी, ऐसा है कि मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ, चूँकि हाई स्कूल का शिक्षक हूँ, तो पढ़ाई के दौरान बच्चों को मैं स्कूल में ज्योग्राफी और सिविक्स ही पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाई के दौरान मैं मैप बनाने में काफ़ी माहिर हूँ। मैप मुझे अच्छे से बनाने आता है और इससे बच्चे भी काफ़ी प्रभावित होते हैं, सीखते हैं। तो वर्ल्ड मैप हो, इंडिया का मैप हो, बिहार का मैप हो या किसी भी कंट्री का मैप हो, मैं बना लेता हूँ। और भूगोल के विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता है भी, इम्पोर्टेंस है मैप की। और एक और है भूगोल की के विद्यार्थियों के लिए ये लाभदायक चीज़ ये साबित हो सकता है कि यदि आप भूगोल ऑप्शनल में रखते हैं तो आपकी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे करेंट अफेयर्स में भारत और जो विश्व में भारत की क्या स्थिति है, राजनीतिक हालात क्या हैं, पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो उसमें अगर आप मैप डालते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान संबंध के विषय में, तो आप भारत और पाकिस्तान का मैप बना देते हैं तो एक वो आपका आंसर जो है काफ़ी सजीव हो जाता है। तो भूगोल के विद्यार्थियों के लिए एक जो है ये लाभदायक स्थिति होती है ना। उसी तरह से जीएस पेपर 2 में भूगोल एक होता ही है खंड, आप जानते होंगे। जीएस पेपर 2 में एक खंड में आपको सिविक्स होता है, एक खंड जो होता है, खंड बी जो होता है, उसमें भारत का भूगोल एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, और जो तीसरा खंड होता है वो विज्ञान एवं तकनीकी होता है। तो भारत के भूगोल जो द्वितीय पेपर है जीएस पेपर 2, तो उसमें आपका भूगोल यदि है तो काफ़ी लाभ मिल रहा है, ठीक है। और मैप का प्रयोग अगर हर जगह करते हैं, आप इतिहास के भी विद्यार्थी हैं, यदि मैप बना देते हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी कहाँ स्थित था, अगर उसको हम दिखा देते हैं मैप में, उसकी भौगोलिक स्थिति को सही सही दर्शा देते हैं, तो हमें लगता है कि कॉपी जांचने वाला थोड़ा सा ज़रूर उस ओर आकर्षित होता है और नंबर दे देता है। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सर क्वेश्चन है, अभी भविष्य में आपकी क्या योजना है? अभी भविष्य में योजना है, इस योजना को मैं पंक्तियों में ही बता दे रहा हूँ कि ये पंक्ति बहुत ही अच्छी पंक्ति है बच्चों के लिए भी, यूथ के लिए भी, कि मंजिल से भी बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से भी बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल गई है दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से भी बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल गई है दरिया तो समंदर तलाश कर। वैसे तो हर पत्थर शीशा को तोड़ देता है,